हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 4 इम्पॉर्टेंट गैस लॉज स्टडी किए थे, जिसके अंदर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ हमने जो स्टडी किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टडी के लिए दैट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन या सिंपली आप इसको आइडियल गैस लॉ कह सकते हो। तो द 3 लॉज लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ कैन बी कंबाइंड टुगेदर इन अ सिंगल इक्वेशन एंड इट इज़ कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। तो आपके पास में देखिए बॉयल्स लॉ है, जिसमें हम बॉयल्स लॉ में प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हमने कंसिडर किया था। आप ये दोनों पैरामीटर्स को इंटरचेंज कर दीजिए तो हमको यहाँ पर मिलेगा वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम का रिलेशनशिप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस लिया है। उसके बाद दूसरा, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, यहाँ पर आप देखोगे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर हम जो है प्रेशर को जो है कांस्टेंट करेंगे। और थर्ड जो है एवोगाड्रोस लॉ। तो एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर हमको जो है कंसिडर करना है। अब आप ये तीनों लॉज के अंदर देखिए, वॉल्यूम का रिलेशनशिप जो है प्रेशर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स से है। तो आप इन तीनों लॉज को जो है कंबाइन कर दीजिए तो आपको ये मिलेगा वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू, लुक हियर, एन और टी को जो है आप ऊपर रखिए और डिनोमिनेटर में आपको जो है यहाँ पर प्रेशर मिलेगा। तो इस तरह से हो जाएगा वॉल्यूम इज इन प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी। तो इसमें आप देखिए वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये मिलता है आपको बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये मिलता है चार्ल्स लॉ। एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये मिलता है एवोगाड्रोस लॉ। तो देखिए क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन आप जब खत्म कीजिए तो आपको मिलेगा V इज इक्वल टू आर एन टी अपॉन पी, जिसमें R जो होगा दिस इज कॉल्ड एज गैस कांस्टेंट। इसको हम जो है नाम दे रहे हैं गैस कांस्टेंट। इट इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम जो है गैस कांस्टेंट कहेंगे। तो आप इसको जो है रीअरेंज कीजिए। तो रीअरेंज करने के बाद ये इक्वेशन बनेगी V पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर हमने जो है इस इक्वेशन को जो है रीअरेंज किया और इस तरह से एक इक्वेशन हमको मिलती है। और उस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, इस प्रेशर को जो है इक्वल टू साइन के इस तरफ लाया तो ये वॉल्यूम के साथ जो है मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरह से हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन और सिंपली इट इज़ आइडियल गैस लॉ। तो यहाँ पर जो है आर जो होगा इट इज़ कॉल्ड एज गैस कॉन्स्टेंट। तो दिस कॉन्स्टेंट has the same value for all gases, therefore it is also called as universal gas constant. It is also called as universal gas constant. तो इस तरह से ये इक्वेशन हमको जो मिलती है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसके अंदर क्या होगा कि आप जो है आर की वैल्यू, जो गैस कांस्टेंट हमको मिलता है उस आर की वैल्यू जो है आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए कैसे होगा, हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। तो R की वैल्यू जो है यहाँ पर आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो लुक हियर, R इज इक्वल टू P इंटू वी अपॉन N इंटू टी। तो इस वैल्यू से जो है आप बहुत आसानी के साथ R की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो R की वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर ऑफ द गैस पर जो है ये डिपेंड करती है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए ये टोटल 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स है। आपको इनकी जो है वैल्यूज़ अगर मालूम होगी तो आप बहुत आसानी के साथ जो है 5th वैल्यू जो है इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हो।
तो आप यहाँ पर देखिए कि अलग अलग टर्म्स में अलग अलग यूनिट्स के अंदर आप जो है आर की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें एक बात जो है ध्यान रखिए कि फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन सी दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस विल हैव द सेम वॉल्यूम। यहाँ पर जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस जो है ये सेम वॉल्यूम होगा। तो इसके ऊपर से आप देखिए इस इक्वेशन से हम जो है वॉल्यूम की इक्वेशन निकालते हैं। V इज इक्वल टू ये हो जाएगा nRT अपॉन P। तो ये आपको मिलता है nRT अपॉन P। तो आप देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट है, R जो है ये गैस कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी जो है कांस्टेंट है और प्रेशर ऑफ द गैस भी जो है कांस्टेंट है। तो nRT एंड P आर कांस्टेंट, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज कांस्टेंट। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि इस इक्वेशन से हम जो है बहुत आसानी के साथ ये बात जो है पता कर सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर n मोल्स ऑफ द गैस का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और ये वैल्यू आपको जो मिलेगी 22.71098। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आपको मिलेगा 22.71098 लीटर पर मोल। ये आपको जो है एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिलती है फॉर ऑल गैसेस। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द गिवन नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये वैल्यू 22.71098 लीटर्स पर मोल मिलती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो गैस कांस्टेंट है इसको आप अलग अलग यूनिट्स के अंदर जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले जो STP कंडीशन हमको दी गई है, STP कंडीशन पर जो है टेम्परेचर आपको मिलेगा 273.15 केल्विन और प्रेशर आपको मिलेगा 1 बार। तो इस वैल्यू पर जो है आप R की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ P, V, N एंड T। तो N की वैल्यू यहाँ पर आप जो है 1 मोल कंसिडर कीजिए। R जो है आपको यहाँ पर जो है इजीली मिलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम यहाँ पर जो है 1 बार जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको हम जो है 10⁵ पास्कल्स जो है कंसिडर करेंगे। इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए R की वैल्यू आपको मिलेगी, R इज इक्वल टू सबसे पहले हम रखेंगे 10⁵ पास्कल्स, ये हो गई P की वैल्यू। उसके बाद जो है V की वैल्यू आप यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जो है 22.71098 लीटर पर मोल था। तो लीटर पर मोल को आप जो है क्यूबिक मीटर में जो है कन्वर्ट कर दीजिए तो वो वैल्यू आपको मिलेगी। तो इट इज़ 22.0798, 22.710 नॉट 07, इट इज़ 71098। इसको हम जो है मीटर क्यूब लिखेंगे, लीटर्स पर मोल को हम जो है मीटर क्यूबिक मीटर जो है लिखेंगे। और इस तरह से आप देखिए डिवाइडेड बाय N की वैल्यू जो है आप 1 मोल रखिए और उसके बाद जो टेम्परेचर आपको मिलता है 273.15 केल्विन। जब इस वैल्यू को आप जो है सॉल्व करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 8.314। तो R इज इक्वल टू 8.314 ये आपको जो है वैल्यू मिलती है। और उसके बाद जो है आप देखिए ये पास्कल हो गया, उसके बाद जो है मीटर क्यूब, उसके बाद पर केल्विन पर मोल जो है ये आपको यूनिट मिलती है। तो ये आपको जो है STP वैल्यू पर, जिसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वैल्यू कह रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर हमने रखा 273.15 केल्विन, प्रेशर को हमने 1 बार या 10⁵ पास्कल्स लिया है और जो आपके पास जो वॉल्यूम है 22.71098 क्यूबिक मीटर और नंबर ऑफ मोल्स हमने 1 रखकर इसको जब सॉल्व किया तो R की वैल्यू जो आपको ये मिलती है। इसके अलावा भी जो है आपको बहुत सारी वैल्यूज जो R की मिलती है। तो देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू जो हो सकती है। तो लेट अस सी। तो एक वैल्यू तो R की हमको मिलती है, R इज इक्वल टू 8.314 पास्कल्स मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। ये जो है पहली वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू R की आपको मिलेगी, वो कैलकुलेटेड वैल्यू है, देखिए 8.314 इंटू 10⁻², 8.314 इंटू 10⁻²। ये वैल्यू जो आपको मिलेगी जब आप इसको जो है बार लीटर में जो है इसको कैलकुलेट करोगे, बार लीटर। तो ये वैल्यू जो है पर केल्विन पर मोल में इसको भी मेज़र कीजिए, पर केल्विन पर मोल। तो आपने यहाँ पर क्या किया, पास्कल
को जो है आपने बार में कन्वर्ट कर दिया है और मीटर क्यूब को आपने जो है लीटर में ले लिया है। तो इस तरह से ये वैल्यू बनती है 8.314 इंटू 10⁻⁻² बार्स लीटर पर केल्विन पर मोल। उसके बाद जो है एक वैल्यू आपको मिलती है R इज इक्वल टू दैट इज 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल जो है एक वैल्यू मिलती है। इसी तरह से आप देखिए कि अर्लियर हमने जो है एसटीपी वैल्यू जो कंसिडर किया था, तो एसटीपी में जो है आपको टेम्परेचर मिलता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर मिलता है दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। तो आप यहाँ पर जो ये वैल्यू जो है पुट कीजिए तो आपको इसकी जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 8. जो वैल्यू आर की मिलेगी 8.20578 इंटू 10⁻²। ये आपको जो है किस में मिलेगी, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये हो जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये जो है एसटीपी कंडीशन अगर आप कंसिडर करते हो जो अर्लियर हमने जो लिया था तो उस पर जो है ये आर की वैल्यू मिलती है। तो इस तरह से 1 2 3 4 दीज आर दी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर दैट इज अ गैस कांस्टेंट, जिसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कह रहे हैं। तो वो वैल्यूज आपको डिफरेंट यूनिट्स के अंदर जो है मिलती है। तो आइडियल गैस इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन 4 वेरिएबल्स एंड इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ एनी गैस। तो देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ द स्टेट। तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज़ है ये स्टेट ऑफ द गैस को जो है डिफाइन करती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास जो है एक गैस जो है इनिशियल स्टेज में है, इनिशियल स्टेट में है और उसके अंदर आपको जो है प्रेशर मिलता है P1, वॉल्यूम मिलता है V1 और टेम्परेचर मिलता है T1। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो 3 वेरिएबल्स मिलते हैं, तो P1, V1, T1। इसी तरह से जो इसकी फाइनल स्टेट आएगी उस पर जो ये प्रेशर चेंज होकर होगा P2, वॉल्यूम चेंज होकर आएगा V2 और टेम्परेचर जो है चेंज होकर बनेगा T2। तो इस तरह से आपके पास में जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को जो हम इस तरफ ले लेते हैं, तो प्रेशर, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू nR। तो n देखिए नंबर ऑफ मोल्स ये कांस्टेंट है और R जो है ये गैस कांस्टेंट है। ये दोनों वैल्यू को जब हम लेते हैं तो वी कैन राइट PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन के हिसाब से जब आप देखोगे तो ये 2 वेरिएबल्स आपको मिलते हैं 2 डिफरेंट स्टेट्स पर। तो आप जब इनको जो है इक्वलाइज करोगे तो यू विल फाइंड हियर P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, जिसमें P1 V1 T1 आर दी प्रेशर, वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स ऑफ द गैसेस इन द इनिशियल स्टेट, while P2, V2 and T2 are the pressure, volume and absolute temperature of the gas at final state। तो इस तरह से इस इक्वेशन को आप जो है इक्वेशन ऑफ द स्टेट भी जो है कह सकते हो। तो आउट ऑफ दीज 6 वेरिएबल्स if you know the 5 variables then the unknown variable can be easily calculated। तो ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है तो इसके अंदर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स हैं। इन 6 में से कोई 5 वेरिएबल्स अगर आपको पता है तो आप जो है 6th वेरिएबल जो अननोन है उसको जो है इस फार्मूले से जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंबाइंड गैस लॉ। दिस इज कॉल्ड एज कंबाइंड गैस लॉ। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप जो है बहुत आसानी के साथ आइडियल गैस इक्वेशन से ये कंबाइंड गैस इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हो, इसको डिराइव कर सकते हो और इसमें जो है आपको इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द गैस के वेरिएबल्स मिलते हैं। तो वो वेरिएबल्स की वैल्यूज पुट करके जो अननोन वेरिएबल है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस पर से देखिए एक प्रॉब्लम है आपकी बुक में सॉल्व किया हुआ है, वही प्रॉब्लम हम यहाँ पर जो है आपको बताते हैं और इस तरह से आप जो है बहुत आसानी से समझ लोगे कि कंबाइंड गैस लॉ जो है किस तरह से ये 6 वेरिएबल्स में से जो 5 दिए गए हैं तो 6th वेरिएबल जो अननोन है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो देखिए एक प्रॉब्लम आपकी बुक में दिया हुआ है, प्रॉब्लम नंबर 5.3। ये आपकी बुक में सॉल्व प्रॉब्लम है, हम उसी को जो डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि जनरल गैस लॉ के अकॉर्डिंग हम जो है जो 6 पैरामीटर्स दिए हुए इसमें से जो अननोन पैरामीटर है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट अस सी at 25 degree Celsius and 760 millimeter of mercury pressure, a gas occupies 600 milliliter volume. What will be its pressure at a height where temperature is 10 degree Celsius
एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 640 मिलीलीटर। तो यहाँ पर आपको जो है फाइनल प्रेशर जो है कैलकुलेट करना है, मीन्स P2 की वैल्यू आपको यहाँ पर जो है कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है P1 दिया हुआ है 760, तो हम यहाँ पर जो है गिवन लिखेंगे P1 इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। उसके बाद आपको जो है P2 कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ द P2? आप वॉल्यूम दिया हुआ है, पहला वॉल्यूम आप देखिए 600 ml दिया हुआ है, तो V1 इज इक्वल टू 600 मिलीलीटर। ओके, उसी पर जो है आपको V2 की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 640 मिलीलीटर, तो V2 इज इक्वल टू 640 मिलीलीटर्स। ओके, उसके बाद जो है आपको दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं। पहला टेम्परेचर है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तो T1 इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन, तो 273 इसमें जो है आपको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। उसके बाद दूसरा टेम्परेचर जो आपको दिया हुआ है वो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो आप यहाँ पर जो है T2 लिखिए, तो 10 डिग्री सेल्सियस को आप जो है केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 283 केल्विन। तो इस तरह से आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स है, जिसमें से 5 की वैल्यूज़ दी हुई है, एक अननोन वैल्यू जो है यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, फाइनल प्रेशर P2। तो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस लॉ आपके पास जो है इक्वेशन है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये इक्वेशन आपको मिलती है। अब आपको कैलकुलेट करना है P2, आप इसको इधर रखिए, P2 इज इक्वल टू, तो हो जाएगा P1 V1 T2 अपॉन V2, तो ये इक्वेशन आपकी बनती है P1 V1 T2 अपॉन T1 V2। ओके, अब ये सारी वैल्यूज़ देखिए यहाँ पे आपको दी हुई है, वो सारी वैल्यूज़ जो है आप पुट कीजिए। जब आप इसको जो है कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलता है 767, तो P2 की वैल्यू आपको मिलती है 767.6 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो इस तरह से ये आपको यहाँ पर आंसर मिलता है, तो ये फाइनल प्रेशर आपको मिलता है। तो जनरल गैस लॉ के अकॉर्डिंग आप बहुत आसानी के साथ आउट ऑफ 6 पैरामीटर्स, जो अननोन जो पैरामीटर है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखते हैं डेंसिटी और मोलर मास ऑफ अ गैसेस का आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो लेट अस सी डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैस। डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैस, इन दोनों का रिलेशनशिप जो हम किस तरह से डेराइव कर सकते हैं। तो आप देखिए कि आइडियल गैस कैन बी रीअरेंज एज N अपॉन V इज इक्वल टू P अपॉन RT। तो आप देखिए आपके पास PV इज इक्वल टू nRT है, तो इसको आप रीअरेंज कीजिए, तो N अपॉन V को जो है आप एक साथ कर दीजिए, N अपॉन V जो आपको मिल जाएगा, तो N अपॉन V इज इक्वल टू P अपॉन RT। इसको हमने रीअरेंज किया, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको हमने रीअरेंज किया। तो अब यहाँ पर क्या कीजिए, जो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास में है, N की वैल्यू, N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ये वैल्यू है। तो आप यहाँ पर जो N की वैल्यू है उसको जो है मास अपॉन मोलर मास से जो है रिप्रेजेंट कीजिए, तो आपको मिलेगा मास अपॉन मोलर मास, और ये वॉल्यूम यहाँ पर है, इट इज़ इक्वल टू P अपॉन RT। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि मास अपॉन मोलर मास हमने यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स रखा है। अब आप देखिए कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड एज डेंसिटी। तो यहाँ पर आप देखिए कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो आप देखिए यहाँ पर मास है, ये वॉल्यूम है, तो ये डेंसिटी हो गई। तो हम इस वैल्यू को लिखेंगे D अपॉन M, D अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू P अपॉन RT, ये आपको वैल्यू मिलती है। तो इस तरह से इस इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करोगे तो मोलर मास की जो है आपको इक्वेशन मिलेगी कैपिटल M, दैट इज़ द मोलर मास, इज इक्वल टू DRT अपॉन P, DRT अपॉन P। तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर हम जो है
मोलर मास और डेंसिटी की रिलेशनशिप जो है आइडियल गैस इक्वेशन से बहुत आसानी के साथ जो डेराइव करते हैं. सो दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास ऑफ अ गैस एंड डेंसिटी ऑफ द गैस. तो इस तरह से जो है ये इक्वेशन, यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करते हैं तो ये वाली इक्वेशन आती है. एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ द गैस. अगला जो गैस लॉ हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो जॉन डाल्टन इन 1801 फॉर्मुलेटेड अ गैस लॉ दैट इज़ कॉल्ड एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. तो इसके अंदर देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है कि आप जो है एक गैसेस का जो है मिक्सचर कंसिडर कीजिए. उसमें जितनी भी गैस हो सकती है 2, 3, 4 और वाट एवर, तो वो गैसेस का जो मिक्सचर होगा तो द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस is equal to the sum of the partial pressures of the individual gases. तो उस मिक्सचर के अंदर जितनी भी गैसेस आपने फिल की है, उसको मिक्स किया है, तो उन गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसका समीशन टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर के बराबर होता है. तो यहाँ पर हम जो है इसको मैथमेटिकली जो लिखेंगे इस तरह से, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन. तो जितनी भी गैसेस आप इसके अंदर जब मिक्स करते हो तो ध्यान रखिए दिस P टोटल इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ द गैसेस एंड दिस P1, P2, P3 एट्सेट्रा आर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस. जिसमें हम यहाँ पर जो है जनरली 1, 2, 3 जो है शो कर रहे हैं. तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हमने 3 गैसेस का जो है इसमें मिक्सचर बनाया है, तो उसका जो टोटल प्रेशर होगा मिक्सचर का उसको हम P टोटल से इंडिकेट कर रहे हैं. और P1 इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, P2 इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस, वाइल P3 इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ थर्ड गैस रेस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई गैस हम कलेक्ट करते हैं तो गैसेस आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर एंड देयरफॉर आर मॉइस्ट. तो उस वाटर की वजह से वो गैसेस जो है मॉइस्ट होती है. तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर. तो यहाँ पर जो है ये बात जो है ध्यान रखना है. तो इसको हम जो है कैसे जो है कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान रखिए कि मॉइस्ट गैस विच कंटेन्स वाटर वेपर ऑल्सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एज एक्वियस टेंशन. तो सैचुरेटेड वाटर वेपर के ज़रिए से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसको हम एक्वियस टेंशन कहेंगे. तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस P ड्राई गैस इज इक्वल टू P टोटल माइनस एक्वियस टेंशन. इसको हम जो है एक्वियस टेंशन कहेंगे. जो सैचुरेटेड वाटर वेपर का जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इसको हम एक्वियस टेंशन कहेंगे. तो ध्यान रखिए कि आपको अगर प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैलकुलेट करना है तो टोटल प्रेशर में से आप जो है एक्वियस टेंशन माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको प्रेशर ऑफ ड्राई गैस जो है मिल जाएगा. तो आपकी बुक में देखिए टेबल नंबर 5.3, टेबल 5.3, इस टेबल के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, द एक्वियस टेंशंस ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. तो अलग अलग टेम्परेचर पर वाटर का एक्वियस टेंशन जो है क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पर जो है टेबल नंबर 5.3 में दिया हुआ है. आप अपनी बुक से जो है ये टेबल को रेफ़र कीजिए तो आपको जो है वो सारी जो है वैल्यूज़ मालूम हो जाएगी जो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर आप जो है एक्वियस टेंशन ऑफ वाटर को जो है कंसिडर करते हैं. अब देखिए ये जो पार्शियल प्रेशर्स है इसको हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में जो है किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन जो हमने इसके पहले जो स्टडी किया है पहले चैप्टर के अंदर, जिसको हम x से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल x से. तो ध्यान रखिए कि सपोज एट द टेम्परेचर T 3 गैसेस आर इनक्लोज्ड इन द वॉल्यूम V. तो आपके पास जो है टेम्परेचर है T, टेम्परेचर जो है आपको मिलता है T, ये हमने जो है डिसाइड किया है. और इसमें जो है 3 गैसेस हमने जो है मिक्स किया है. 3 गैसेस आर इनक्लोज्ड
इन वॉल्यूम V। तो T और V यहाँ पर हमने जो है ये कंसिडर किया है और इसके अंदर जो हमने 3 गैसेस को एक सिलेंडर के अंदर मिक्स कर दिया है। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि अब जो इन तीनों गैसेस के ज़रिए से जो पार्शियल प्रेशर्स एक्सर्ट होंगे, तो लुक हियर, पार्शियल प्रेशर्स exerted by 3 gases are P1, P2 and P3 रेस्पेक्टिवली। ये इसके जो है पार्शियल प्रेशर्स हैं। और इसी तरह से अगर आप इनके वॉल्यूम्स कंसिडर करोगे तो इसके जो है ये पार्शियल प्रेशर्स हो गए, तो उसके ऊपर से आप जो है जनरल गैस इक्वेशन जो है इन तीनों गैसेस के लिए लिखोगे, जो आइडियल गैस इक्वेशन, नॉट जनरल, आइडियल गैस इक्वेशन हम जो है इन तीनों के ऊपर से लिखेंगे। लुक यार, वो क्या बनेगी, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT। तो हम इसको जो है रीअरेंज करेंगे, प्रेशर को आप जो इधर ही रखिए, तो ये बन जाएगी P = nRT/V। तो ये आपके पास जो है एक प्रेशर के टर्म में आइडियल गैस इक्वेशन को हमने जो है फार्मूलेट किया है। अब आप देखिए कि ये तीनों गैसेस के लिए इस इक्वेशन को हम जो है किस तरह से शो करेंगे। तो लेट अस सी, P1 = N1RT/V, ये पहली गैस के लिए हुआ। फिर P2 = N2RT/V, और थर्ड गैस के लिए हो जाएगा P3 = N3RT/V। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो है पार्शियल प्रेशर्स ऑफ इंडिविजुअल गैसेस 1, 2, 3 हमने यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है इसको डिसाइड किया है। अब इस वैल्यू को आप जो है टोटल प्रेशर ऑफ द गैस की इक्वेशन के अंदर जो इसको पुट कीजिए, तो हमारे पास होगा P total = P1 + P2 + P3। अब ये वैल्यूज़ जो है आप यहाँ से इसके अंदर जो है पुट कीजिए, तो आपको मिलेगा P total = N1RT/V + N2RT/P + N3RT/P। आपके पास में ये वैल्यू मिलती है। अब क्या कीजिए, आप जो है RT/V, सॉरी नॉट P, इट इज़ V, RT/V। तो आप देखिए इन तीनों के अंदर जो है RT/V जो है ये कॉमन टर्म है, आप इसको जो है अलग कर दीजिए। तो आपके पास टोटल प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, देखिए, P total = N1 + N2 + N3 × RT/V। ये जो है आपके पास में ये वैल्यू बनती है जो टोटल प्रेशर की होगी। अब क्या कीजिए, P1 को जो है आप PT से जो है डिवाइड कीजिए, टोटल प्रेशर से, ऑन डिवाइडिंग P1 बाय टोटल प्रेशर। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, लुक हियर, वो इक्वेशन क्या होगी, P1/PT इज़ नथिंग बट टोटल प्रेशर। तो ये वैल्यू बनती है N1 अपॉन, अब देखिए हो जाएगा N1 + N2 + N3 मल्टीप्लाइड बाय RTV/RTV। ध्यान रखिए P1 की वैल्यू आपको जो है यहाँ पर मिलती है N1 × RT/V। तो देखिए N1 × RT/V, और फिर उसके बाद N1 + N2 + N3, ये जो वैल्यू है RT/V। तो ये डिवाइड में जो है हो रहे हैं, ये जो है डिनोमिनेटर में है, तो V जो है इसका ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा V/RT। तो ये वैल्यू जो है V/RT हो जाएगी, और यहाँ पर देखिए N1, N2, N3 है। तो ये वैल्यूज़ को जो है आप कैंसिल कर दीजिए, तीनों वैल्यूज़। तब आपके पास जो है P1/PT = N1/N जो है आप इसको लिखिए। तो जिसमें हमने यहाँ पर क्या किया, N = N1 + N2 + N3 जो हमने इसको कंसिडर किया है। तो अब यहाँ पर देखिए N1/N इज़ नथिंग बट द मोल फ्रैक्शन x1, और यहाँ पर N1/N = x1, दैट इज़ कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। तो हम इस वैल्यू को जो है देखिए क्या लिखेंगे अब, लुक हियर, ये हो जाएगा P1/PT = x1। उसके बाद जो है आप यहाँ पर लिखिए P1 = x1 × P total। तो ये इक्वेशन आपको मिलती है पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन।
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द फर्स्ट गैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर। तो ये हमको P1 की वैल्यू मिलती है x1 इंटू पी टोटल। तो इसी तरह से सेम इसी बेसिस पर आप जो है बाकी की दो गैसेस का भी पार्शियल प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख सकते होती है। और दूसरी गैस के लिए होगा P2 इज इक्वल टू x2 इंटू पी टोटल एंड सिमिलरली P3 इज इक्वल टू x3 इंटू पी टोटल। तो इस तरह से हम यहाँ पर बहुत आसानी के साथ जितनी भी गैसेस का आपने मिक्सचर लिया है हर एक का पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन जो है आप इसको सजेस्ट कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। तो जनरली हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम जो है जनरलाइज करके पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी टोटल, इस रिएक्शन को हम जो है जनरलाइज करके इस तरह से लिखेंगे। तो पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी टोटल। तो इस तरह से बहुत आसानी के साथ आप जो है किसी भी गैस का जो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है उसका पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो इफ़ द टोटल प्रेशर इज नोन द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस कैन बी कैलकुलेटेड। अगर आपको टोटल प्रेशर मालूम है और उस गैस का जो है मोल फ्रैक्शन पता है तो आप जो है उसका इंडिविजुअल प्रेशर जो है आसानी के साथ जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस इक्वेशन। तो ये जो है आपको बहुत आसानी के साथ जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है। तो आपकी बुक में देखिए प्रॉब्लम नंबर 5.4 दिया हुआ है, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस को जो है कैलकुलेट करने का जो है मेथड बताया गया है, जिसमें ऑक्सीजन और नियॉन का मिक्सचर लिया है और उसमें इस लॉ से जो है हम किस तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी इंडिविजुअल गैस कैलकुलेट कर सकते हैं वो उसके अंदर जो है बहुत क्लियर जो है एक्सप्लेन किया है। तो आप अपनी बुक के अंदर प्रॉब्लम नंबर 5.4 देखिए। प्रॉब्लम 5.4 ये जो है सॉल्व प्रॉब्लम है जिसमें नियॉन और ऑक्सीजन का जो है मिक्सचर जो है लिया गया है और उसमें पार्शियल प्रेशर्स ऑफ नियॉन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है कैलकुलेट करने का मेथड जो एक्सप्लेन किया है। चलिए अब हम इसके बाद वाला टॉपिक जो स्टडी करेंगे एंड दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के स्पीड्स पर जो है क्या इफेक्ट आता है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस रिमेन इन कंटिन्यूअस मोशन वाइल मूविंग। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो मॉलिक्यूल जो है गैसेस के कंटिन्यूअस जो है मोशन में होते हैं, इसके अंदर जो कंटिन्यूअस आपको जो है मोमेंट मिलेगी। तो दे कोलाइड विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इस मोशन के दरमियान में, इस मोमेंट के दौरान में क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आपस में भी कोलाइड होते हैं और जिस कंटेनर के अंदर इसको आपने जो है फिल किया है उसकी वॉल से भी जो है इसका कोलिजन होता है। तो दिस रिजल्ट्स in changing of their speed and redistribution of energy. So the speed and energy of all gaseous molecules at any instant are not same. तो इस वजह से हम देखेंगे किसी भी इंस्टेंट पर ये कोलिजन की वजह से जो है स्पीड पर जो है इफेक्ट होता है और एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल भी चेंज होती है। तो इसकी वजह से किसी भी इंस्टेंट पर जो है गैसियस मॉलिक्यूल की जो है स्पीड जो होती है वो सेम नहीं होती है। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो एनर्जी और स्पीड ये मॉलिक्यूल की जो है एक जैसी नहीं होती है। दस वी कैन ऑब्टेन ओनली एवरेज वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल if there are n numbers of molecules in a sample and their individual speeds are u1, u2 and un। तो देखिए यहाँ पर जो है आप एक गैस का जो है मिक्सचर कंसिडर कर रहे हो, या सॉरी नॉट मिक्सचर, यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है गैस मॉलिक्यूल जो है आप कंसिडर कर रहे हो और उसके अंदर जो है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। गैस को आपने जो है एक सिलेंडर के अंदर जो है फिक्स किया है, एक सिलेंडर के अंदर आपने जो है इसको फिल किया है और उसमें जो है आपने कंसिडर किया कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिफरेंट स्पीड्स होगी उस स्पीड को आप u1, u2, u3 एंड un से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इस तरह से जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जो हो सकते हैं, इन सब की स्पीड्स को हमने जो इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो इसकी जो है एवरेज स्पीड जो होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी, तो लेट अस सी। एवरेज स्पीड जिसको हम UAV कहेंगे, UAV इट इज़ इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश un।
डिवाइडेड बाय n, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है n नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स कंसिडर किया है, इसलिए ये जितनी भी इंडिविजुअल स्पीड्स होगी उसको आप जो है n से डिवाइड करोगे, तो इस तरह से ये आपके सामने एवरेज स्पीड आएगी, जिसको हम UAV से जो है इंडिकेट करेंगे। तो मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन हैव शोन दैट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने ये बताया कि जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड होती है वो दो चीज़ों पर जो डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर है और एक मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस पर होती है। तो मैक्सवेल डेराइव्ड अ फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूल पजेसिंग पार्शियल स्पीड्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि फिगर आपके जो है यहाँ पर दिख रही है पहली वाली। इस फिगर के अंदर आप देखिए कि हमने जो है गैसियस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है ये वाई एक्सिस पर प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पर हमने जो है यहाँ पर स्पीड लिया है, और दो कर्व आपको नज़र आते हैं, एक देखो ये वाला कर्व है और एक ये वाला कर्व है। तो आपने यहाँ पर T2, T1 और T2 जो है यहाँ पर टेम्परेचर लिया है। तो यहाँ पर जो है स्कीमेटिक प्लॉट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 यहाँ पर जो है कंसिडर किया है, जिसमें T2 इज़ ग्रेटर देन T1 जो है यहाँ पर कंसिडर किया है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड शोन इन द प्लॉट इज कॉल्ड एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड। इट इज़ कॉल्ड एज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड कर्व। इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ आपको दिख रही है, इस ग्राफ को हम नाम देंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड कर्व। तो यहाँ पर जो देखिए कि इस ग्राफ के अंदर जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पजेसिंग वेरी हाई एंड वेरी लो स्पीड आर वेरी स्मॉल। तो आप देखिए ये जो आपको एक एवरेज बीच में दिख रहा है, दिस इज़ UAV। तो ये जो पीक आपको दिख रहा है मैक्सिमम, इट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो उसके इस तरफ और उसके इस तरफ आप देखिए कि इधर लो स्पीड है और इधर हाई स्पीड है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है बहुत कम है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेसिंग द एवरेज स्पीड आर हाईएस्ट। तो इसमें जो है ध्यान रखिए कि द मैक्सिमम इन द कर्व रिप्रेजेंट्स द स्पीड पजेस बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो स्पीड को जो है ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो एवरेज स्पीड जो है कहला रही है। तो दिस स्पीड इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दैट इज कॉल्ड एज UMP। तो आप यहाँ पर देखिए कि मैक्सिमम नंबर जो आपको पीक पर दिख रहे हैं उसको हम UMP कहेंगे। यहाँ पर भी आप देखिए कि दोनों टेम्परेचर पर जो है UMP आपको दिख रहा है। तो ये क्या होगा, द मैक्सिमम इन द कर्व रिप्रेजेंट्स द स्पीड possessed by the maximum number of molecules and this speed is called as most probable speed। इसको हम जो है नाम दे रहे हैं, this is called as most probable speed, जिसको हम UMP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो देखिए दोनों कर्व के अंदर आपको यहाँ पर जब मैक्सिमम पर जाइए UMP मिलती है, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। दिस इज़ वेरी क्लोज टू एवरेज स्पीड। तो देखिए यहाँ पर UAV जो दिख रहा है, दिस इज़ एवरेज स्पीड, उसके बिल्कुल करीब होती है। दिस इज़ वेरी क्लोज टू एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर UMP इंक्रीजेस। तो आप देखिए यहाँ पर टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है ये भी इंक्रीज़ होती है। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपको T2 इज़ ग्रेटर देन T1 है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट विल पजेस द हायर स्पीड और मैक्सिमम स्पीड, तो वो जो है यहाँ पर नंबर बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए कि ऑल्सो द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ब्रॉडन्स एट हायर टेम्परेचर। तो आप देखिए कि ये कर्व जो है यहाँ पर ब्रॉड हो रहा है हायर टेम्परेचर पर। यहाँ पर हमने T2 इज़ ग्रेटर देन T1 लिया है, तो ये कर्व यहाँ पर जो ब्रॉड हो रहा है, ये फैल रहा है। तो हायर टेम्परेचर पर ये कर्व जो है फैलता है। तो ब्रॉडनिंग ऑफ कर्व शोज दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ हाई स्पीड इंक्रीजेस। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि ब्रॉडनिंग ऑफ कर्व शोज दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग एट हायर स्पीड इंक्रीजेस। तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मास
एंड मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर जो है ये स्पीड जो है मास ऑफ द मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस ग्राफ के अंदर आप देख रहे हो कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पर लिया है, एक नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है और एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है। तो आपको ये बात पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इज़ हायर देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें आप देखिए कि हमने यहाँ पर जो है दो डिफरेंट गैसेस को सेम टेम्परेचर पर जो है कंसिडर किया है। तो एट द सेम टेम्परेचर लाइटर N2 मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर देन हेवियर Cl2 मॉलिक्यूल्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसकी स्पीड जो है ज़्यादा है। तो ये मैक्सिमम जो आपको दिख रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ N2 मॉलिक्यूल, और ये मैक्सिमम जो आपको दिख रहा है दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो आप देखिए कि ज़्यादा स्पीड जो है आपको नाइट्रोजन वाली कर्व में मिलती है। यहाँ पर हमने दोनों गैसेस को जो है सेम टेम्परेचर पर जो है ऑब्जर्व किया है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास जो है ये स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसलिए नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल जो है ये फास्टर स्पीड से जो चलेंगे, इसलिए जो है UMP दैट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ क्लोरीन। तो ये जो है मॉलिक्यूलर मास पर जो डिपेंड करता है। तो ये दो कर्व आपको मिलता है। एक कर्व के अंदर हमने जो है वेरिएबल टेम्परेचर्स जो है कंसिडर किया है, जिसमें T2 इज़ ग्रेटर देन T1 जो है कंसिडर किया है। तो टेम्परेचर की बेसिस पर जो है आप यहाँ पर गैसेस की स्पीड को जो है कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पर इस कर्व के अंदर देख रहे हो कि हमने मॉलिक्यूलर मासेस को जो है कंपेयर किया है और सेम टेम्परेचर पर। ये दोनों कर्व आपको जो है देखिए, ये क्लोरीन वाला कर्व है और ये नाइट्रोजन वाला कर्व है। तो दोनों कर्व को हमने सेम टेम्परेचर पर ऑब्जर्व किया है, लेकिन हमने देखा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है नाइट्रोजन की बिकॉज ऑफ द स्मॉलर मोलर मास ये जो है आपको ग्रेटर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो इस तरह से हम जो है बहुत आसानी के साथ जो है हम कंसिडर कर सकते हैं मॉलिक्यूलर स्पीड्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर मासेस। The kinetic energy of particle is given by the equation kinetic energy is equal to half mu square. तो this is the speed of the particle and m is the mass of the particle. तो kinetic energy हम यहाँ पर जो है इस इक्वेशन से जो है शो करेंगे। Therefore, if we want to know average translational kinetic energy, जिसको हम यहाँ पर नाम देंगे half m u bar square, this is average translational kinetic energy for the moment of a gas particle in a straight line. We require the value of mean of square of speed. तो यहाँ पर जो है mean of square of speed मतलब हम जो है इस वैल्यू को जो है कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो देखिए इस वैल्यू को जो है आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जितनी भी स्पीड्स है इन सब का जो है स्क्वायर लीजिए और उसका जो है मीन निकालिए। तो u बार स्क्वायर को हम जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी। u बार स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यहाँ पर जो है हमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंसिडर किया है। तो द मीन स्क्वायर स्पीड इज द डायरेक्ट मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो ये जो है आपको मीन स्क्वायर स्पीड जो मिलती है इट इज़ द डायरेक्ट मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है। इफ़ वी टेक स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड, यानी यहाँ पर आपको जो स्क्वायर ऑफ स्पीड है इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो वी गेट अ वैल्यू ऑफ स्पीड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो इस स्पीड को हम नाम देंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड इट इज़ गिवन बाय द फार्मूला URMS। दिस इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड और इसको हम यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करेंगे अंडर रूट u बार स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हम इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम जो है URMS कहेंगे। तो इन दोनों कर्व के अंदर देखिए जो लास्ट लाइन जो है ये कर्व का ये जो आखिरी जो है पार्ट है दिस इज़ URMS दैट इज़ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और इस कर्व के अंदर भी आप देखिए कि आखिरी जो है कर्व का जो पार्ट है हाईएस्ट स्पीड जो शो कर रहा है दैट इज़ URMS, इट इज़ द
रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। तो अब यहाँ पर हम जो है ये तीनों टाइप की स्पीड्स का जो अगर रिलेशनशिप लेते हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इन सब का जो है अगर हम रिलेशनशिप देखें तो वी फाइंड दैट रिलेशन एज URMS, that is root mean square speed is greater than average speed is greater than मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये हमको जो है रिलेशनशिप मिलता है। सो सबसे हाईएस्ट जो है आपको वैल्यू मिलेगी वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की मिलेगी, उससे कम वैल्यू आपको एवरेज स्पीड की मिलेगी और सबसे लोवेस्ट वैल्यू आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की मिलेगी। इन सब का रेशो अगर हम देखें तो ये रेशो देखिए आपको क्या मिलेगा, लुक हियर। URMS एस टू UAV एस टू UMP, ये तीनों स्पीड्स का जो रेशो होगा दैट इज़ 1:1.28 1:1.224, 1:1.28 1:1.28 ये आपको जो इसका रेशो मिलेगा, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये 1 है तो उसके रेशो में ये 1.28 है, 1.128 नॉट 28, 1.128 और इसके रेशो में ये हो गया 1.224। तो इस तरह से ये इसका जो है रेशो मिलता है। अब हम आते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस जो है क्या होता है और इसके पोस्टुलेट जो है क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए गैस लॉस के अंदर ये लास्ट थ्योरी हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो गैसेस की जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को जो थ्योरी जो है बहुत अच्छी तरह से जो एक्सप्लेन करती है, तो उस थ्योरी को हम यहाँ पर जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस कह रहे हैं। तो इसके देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, तो देखते हैं व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तो वो होता है कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ये बात जो ध्यान रखना है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर गैस जब कंसिडर करोगे तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जितने भी नंबर्स में होंगे वो सब के सब जो है आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। और ये पार्टिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स किसी भी फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो these particles are so small and so far apart from each other on the average that the actual volume of the molecule is negligible in comparison to the empty space between them। तो ये पार्टिकल आपस में इतने दूर होते हैं कि इसका जो एक्चुअल जो वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल का वो कंपेयर टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम ये जो है निग्लिजिबल होता है। तो ये जो पॉइंट होता है ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि द गैसेस कैन कंप्रेस इजीली। तो गैसेस को हम जो है यहाँ पर जो है कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस को एक्सप्लेन करता है। फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट अजम्पशन और फर्स्ट पोस्टुलेट, दिस अजम्पशन सपोर्ट्स द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैसेस। तो यहाँ पर हम जो है पहला पॉइंट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस को जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। तो ये जो है पहला पोस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का। सेकंड जो पोस्टुलेट होगा, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप गैसेस को अगर देखोगे तो मैंने आपको जो स्टार्ट में बताया था कि ये गैस के पार्टिकल्स इस तरह से जो है एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इनके बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो जो है नहीं के बराबर होती है, निग्लिजिबल होती है। तो ध्यान रखिए कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो द सपोर्ट फॉर दिस फैक्ट comes from that gases can expand and occupy all the space available to them। तो इस पर से हम जो है गैस की एक दूसरी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे जिसके अंदर हम जो इसको कह सकते हैं
एक्सपांशन ऑफ द गैस। गैसेस जो है किसी भी एक्सटेंट तक जो है एक्सपांड हो सकती है, या ये समझ के चलिए कि आप इसको जो है जिस कंटेनर के अंदर जो है फिल करोगे तो दोज गैसेस विल ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस ऑफ द कंटेनर। ये कंटेनर की जितनी भी स्पेस है, जिसको आप सिंपली वॉल्यूम कह सकते हो, तो गैसेस कैन ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज फिल्ड। तो यहाँ पर हम जो है एक्सपांशन प्रॉपर्टी ऑफ द गैस को इस अजम्पशन पर, इस पोस्टुलेट पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जो है दूसरी जो है प्रॉपर्टी गैस की जो है यहाँ पर सेकंड अजम्पशन से हमको मिलती है। थर्ड जो अजम्पशन या पोस्टुलेट है कि पार्टिकल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन। यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि गैसेस के जो पार्टिकल है एक दूसरे से दूर होने की वजह से दे हैव द फ्रीडम टू मूव। इसके अंदर जो है मोमेंट की जो है फ्रीडम है, ये कहीं भी जो है किसी भी तरह से एक दूसरे से बाइंड नहीं होते हैं, इसलिए इनके अंदर जो है फ्रीडम होती है कि ये वन प्लेस टू अदर प्लेस जो है ये मूव कर सकते हैं, और ये डायरेक्शन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। These particles can move from one place to another place in a straight line। तो ये बात जो है खास तौर से ध्यान रखना है। तो particles of gases are always in constant and random motion। If the particle were considered as at rest and occupy fixed position, then a gas would have had a fixed shape which is not observed। अगर ये समझा जाए कि ये पार्टिकल जो है स्टेशनरी हो जाए, एक जगह जो है फिक्स पोजीशन ऑक्यूपाई कर लें, तो फिर ऐसा लगेगा कि गैस को एक जो है पर्टिकुलर शेप मिल गया, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। गैसेस का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। तो ये थर्ड जो अजम्पशन हमको मिलता है कि गैसेस डू नॉट हैव पर्टिकुलर शेप। तो ये हमको जो है थर्ड अजम्पशन से ये चीज़ जो है पता चलती है, जो कि गैसेस के अंदर जो है कंटिन्यूस रैंडम स्टेट ऑफ मोशन आपको जो मिलती है। तो यहाँ पर गैसेस डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर शेप, ये पॉइंट हमको यहाँ पर जो है गैस की प्रॉपर्टी का समझ में आता है। जो चौथा पोस्टुलेट है, पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इन स्ट्रेट लाइन्स। ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो आप देखोगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूसली जब मूव करेंगे तो एक दूसरे से जो ये कोलाइड होंगे, या फिर जो कंटेनर की जो वॉल होती है उस वॉल ऑफ द कंटेनर से जो ये कोलाइड होते हैं। तो ये चीज़ जो है खास तौर से ध्यान रखना है कि ये मूवमेंट के दौरान में आपस में एक दूसरे से भी जो है कोलाइड होते हैं, और साथ ही साथ वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर फिल्ड उसके साथ भी जो है कोलाइड होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, During their random motion, they collide with each other and with the walls of the container. So, the pressure is exerted by the gas as a result of collision of the particles with the walls of container। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि walls of the container से जब ये gases collide होती है तो यहाँ पर pressure is exerted by gas। तो ये एक प्रॉपर्टी हमको मिलती है कि हर गैस जो है कुछ ना कुछ पर्टिकुलर जो है प्रेशर शो करती है, और ये प्रेशर किस वजह से अराइज हो रहा है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर जो गैस की एक प्रॉपर्टी मिलती है। अगला जो पॉइंट है दैट इज द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ये कोलिजन जो इलास्टिक होता है। दिस मीन्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स सेम। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये कोलिजन जो इलास्टिक नेचर होने की वजह से जो टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ही क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिमेन्स सेम। तो ये एक प्रॉपर्टी हम जो है गैस की जो है इस पोस्टुलेट पर से निकाल सकते हैं, इसको जो है डेराइव कर सकते हैं। तो देयर में बी एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, देयर इंडिविजुअल एनर्जीज may change
but the sum of their energies remains constant. If there were loss of kinetic energy, the motion of the molecule will stop and gases will settle down. This is contrary, which is not observed. अगर हम यहाँ पर ये बात कंसिडर करें कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही है एक दूसरे के साथ और इंडिविजुअल एनर्जीज जो है ये कांस्टेंट होने के बाद अगर हम ये समझें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल क्या हो रही है, इसके अंदर जो है अगर लूज होती है तो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगी, स्टॉप होगी और इसकी वजह से मॉलिक्यूल ऑफ द गैस क्या होंगे, ये सेटल डाउन होंगे, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। ये बात जो खास तौर से आपको नोटिस करना है। तो ये बात जो ध्यान रखिए कि द एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल रिमेन सेम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस डू नॉट डिक्रीज और डू नॉट चेंज। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है स्टॉप हो सकती है अगर यहाँ पे हम इस काइनेटिक एनर्जी को लूज होता हुआ समझे। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि कोलिजन की वजह से जो है काइनेटिक एनर्जी जो है लूज नहीं होती है। तो ये चीज़ जो है मॉलिक्यूल के अंदर जो है उसके कंटिन्यूस रैंडम को जो एक्सप्लेन करती है और ये चीज़ हमको समझ में आती है कि एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ये हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है, कॉन्स्टेंट होती है। अगला पॉइंट देखिए, एट any particular time different particles in the gas have different speeds and hence different kinetic energies। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि आप अगर जो है कुछ पर्टिकुलर टाइम कंसिडर करते हो तो डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स ये डिफरेंट स्पीड्स जो है शो करते हैं जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होती है। तो ध्यान रखिए, दिस अजम्पशन इज रीजनेबल बिकॉज एज द पार्टिकल कोलाइड वी एक्सपेक्ट देयर स्पीड टू चेंज। तो यहाँ पर जब पार्टिकल अगर कोलाइड होते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन पार्टिकल्स की जो है जो स्पीड है वो चेंज हो सकती है। इवन इफ इनिशियल स्पीड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स was same, the molecular collision will disrupt this uniformity। तो यहाँ पर जो एक बात जो खास तौर से ध्यान रखना है कि ये जो assumption हम कंसिडर कर रहे हैं कि at any particular time different particles in the gas have different speeds and have different kinetic energy। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये assumption जो है रीजनेबल है। क्यों कि पार्टिकल जब कोलाइड होता है तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि उसके अंदर जो है स्पीड जो है चेंज हो रही है। तो अगर इनिशियल स्पीड तमाम के तमाम मॉलिक्यूल की हम यहाँ पर जो कंसिडर करते हैं तो इफ़ द इनिशियल स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल्स वाज सेम, अगर हम जो है इनिशियल स्पीड जो है सारे पार्टिकल की सेम कंसिडर करते हैं तो द मॉलिकुलर कोलिजन विल डिसरप्ट दिस यूनिफॉर्मिटी। तो जब मॉलिकुलर कोलिजन होगा तो स्पीड जो है चेंज होती है, इस वजह से हम कहेंगे कि जो यूनिफॉर्मिटी इन द स्पीड है ये जो है डिस्टर्ब हो रही है, डिसरप्ट हो रही है ड्यू टू कोलिजन। तो कंसिक्वेंटली द पार्टिकल मस्ट हैव डिफरेंट स्पीड्स और इसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब कोलिजन्स होते रहेंगे कंटिन्यूसली तो जितने भी पार्टिकल्स हैं इन सब की स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, विच गो ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। और इस तरह से ये स्पीड जो है कॉन्स्टेंटली जो है चेंज होते रहेगी। तो ये बात जो है खास तौर से आपको जो है नोटिस करना है। इट इज़ पॉसिबल टू शो दैट दो द इंडिविजुअल स्पीड्स आर changing, the distribution of speed remains constant at the given temperature T। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि भले ही स्पीड जो है बदलते रहती हो लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीड जो है ये कांस्टेंट होगी एक गिवन टेम्परेचर T पर। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि ये स्पीड को जो हम अगर कंसिडर करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T अगर हम कंसिडर करते हैं तो स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगला जो पोस्टुलेट हमको मिलता है, हम यहाँ पर जो सिक्स्थ पोस्टुलेट लिखेंगे, 6 पॉइंट हम लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर T। तो ये पॉइंट हम यहाँ पर जो है इस पोस्टुलेट से जो है अराइज कर सकते हैं, इसमें से जो है निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, इफ द मॉलिक्यूल हैव वेरिएबल स्पीड देन इट मस्ट हैव वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी। अगर स्पीड जो है डिफरेंट होती है, वेरिएबल होती है तो डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होगी। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस वी कैन टॉक ओनली अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसी सूरत में हम जो है अलग अलग काइनेटिक एनर्जी ना मेजर करते हुए हम सब का जो है क्या करेंगे, एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है मेजर करेंगे।
In kinetic energy, it is assumed that average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to absolute temperature. तो हम यहाँ पर जो देखेंगे, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की गैस के, वो टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस भी इंक्रीज होगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। इट इज सीन दैट ऑन हीटिंग अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इंक्रीजेस। अगर आप जो है गैस को जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट करते हो तो प्रेशर ऑफ द गैस भी क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। ऑन हीटिंग द गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस एंड दीज स्ट्राइक द वॉल्स ऑफ द कंटेनर more frequently and thus exerting more pressure। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि जब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी वजह से जो वॉल्स के साथ में जो कोलिजन ऑफ द पार्टिकल है वो फ्रीक्वेंट हो जाएगा और इस तरह से गैस जो है मोर प्रेशर जो है एक्सर्ट करेगी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अलाउस अस to derive theoretically all the gas law studied earlier। इससे पहले हमने जितने भी गैस लॉज जो है स्टडी किए हैं उन सारे के जो है डेरिवेशन यहाँ पे जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग हम जो है कर सकते हैं, हमारे लिए जो है वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो कैलकुलेशंस एंड predictions based on kinetic theory of gases agree very well with the experimental observations and thus establish the correctness of this model। तो ये जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये पिछले सारे गैस लॉज को जो है सपोर्ट करती है और इसके अंदर जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो थियोरेटिकल होते हैं या एक्सपेरिमेंटली बेस्ड होते हैं, वो सारे प्रेडिक्शन जो है हम बहुत इजीली यहाँ पर जो है कर सकते हैं और उसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ये पिछले जो लॉज हमने स्टडी किए जैसे कि बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गै-लुसैक्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, वो सारी जो कंडीशंस हैं हम इसके अंदर जो उसको बहुत आसानी से उसको एग्री कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट डिफरेंट गैस लॉज। अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है हम देखेंगे कि जो रियल गैसेस होती हैं, आइडियल गैस बिहेवियर से उसका जो है डेविएशन किस वजह से होता है, उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ओके।